मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से करेंगे। सीतामढ़ी का ये मामला है। इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा की मौत की खबर है। छात्रा की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। तबीयत बिगड़ने पर छात्रा की मौत की खबर है। कॉलेज प्रशासन पर अब इलाज में लापरवाही का आरोप लग रहा है। बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं धरने पर बैठे। मौके पर पुलिस पदाधिकारी पहुंचे हैं। तो आपको बता दें चलें कि इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा की मौत और छात्रा की मौत के बाद जमकर हंगामा। यहाँ पर देखिए, छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। इस मौत के बाद तबीयत बिगड़ने पर छात्रा की मौत हुई थी। ऐसे में कॉलेज प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लग रहा है। बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं धरने पर बैठ गए हैं। मौके पर अब पुलिस पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। उन छात्रों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका क्या कहना है वो सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सीतामढ़ी जिले का यह इकलौता इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां कल एक इंजीनियरिंग की छात्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई, जिसके बाद जो छात्र है वो पूरी तरीके से आक्रोशित है और जो कॉलेज के प्राचार्य है उसके तबादले की लगातार मांग कर रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कॉलेज के जितने भी छात्र और छात्राएं हैं वो पूरी तरीके से आक्रोशित है और यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। स्थिति बिगड़ते देख जो जिला प्रशासन है के निर्देश के आलोक में यहाँ पर बड़ी प्रशासनिक अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। जो छात्र है उनका कहना है कि अगर कॉलेज प्रशासन समय रहते बेहतर इलाज की व्यवस्था कराता तो शायद जो छात्रा मेघा पराशर है उनको बचाया जा सकता था, लेकिन एम्बुलेंस सुविधा समय पर नहीं दी गई और बेहतर ट्रीटमेंट का अभाव रहा, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। हम जानकारी लेते हैं क्या हुआ था। सबसे पहले तो 10 बजे उसको थोड़ा चक्कर उकर आया तो ये लोग लड़की लोग जो है अपने वार्डन को फोन किए तो उन लोग को फोन पहला बात उठाई नहीं। फिर 1.5 घंटा लग गया है उसको गाड़ी लाने में। पहले प्रिंसिपल सर का बोले, कॉल के प्रिंसिपल सर बोले मेरा ड्राइवर नहीं है। देखो मेस वाले अंकल हैं वो बोले ना कि हम 18 साल कलकत्ता में टैक्सी चलाएं, हम चला के ले जाएंगे। तो उनको बोले कि तोड़ फोड़ देगा गाड़ी। फिर मेरा एक बैचमेट है रोहित, बोला कि हमको आता है गाड़ी चलाए, हम ले जाएंगे। तो प्रिंसिपल सर बोले नहीं तुमको नहीं ले जाने देंगे, तोड़ फोड़ देगा। तो सर यहाँ पे पूरी तरह से लापरवाही प्रिंसिपल का है। सर हम लोग को भी बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग का यही मांग है कि प्रिंसिपल इस्तीफा दे। इस कॉलेज में अगर किसी भी बच्चे की, खास करके लड़कियों की तबीयत खराब होता है तो ना तो वार्डन टाइम पे आती है, ना कभी वो देखने आती है। इवन ये बोलती है कि अपने मेल फ्रेंड को कॉल करो, लड़के जो दोस्त बनाए उनसे हेल्प लो और बाइक अरेंज करो और खुद से जाओ और दिखवा के, और ज्यादा तबीयत खराब तो घर चली जाओ, यहाँ क्यों रहती हो। और सीतामढ़ी जिले का यह इंजीनियरिंग कॉलेज अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार सुर्खियों में रहता है। आए दिन यहाँ पर घटनाएं इस तरह की होती रहती है जिसमें जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तब जाकर मामला शांत होता है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18। हमारे स्तर से जो भी कार्रवाई करे से एम्बुलेंस गाड़ी से ये पूरी तरह निराधार है, पूरी तरह निराधार है। सर आ जाएगी गाड़ी से पूरी नहीं तारा क्या ये बोल रहे हैं, उल्टी हो जाएगा। 100% गलत बात है। अगर कोई बोलता है बात घर करके बोला जा रहा है, ये गलत है पूरी तरह। छपरा से बड़ी खबर, हत्या के खिलाफ लोगों में अब आक्रोश है। देखिए, सहजीतपुर में लोगों ने सड़क जाम कर दिया। बीती रात हुई थी युवक की चाकू मारकर हत्या। लोगों ने मोहम्मदपुर के पास सड़क जाम कर दिया। छपरा मशरक मार्ग पर आवागमन बाधित बताया जा रहा है। छपरा से इस वक्त एक बड़ी खबर, बताया जा रहा है कि हत्या के खिलाफ लोग आक्रोशित होकर सड़क जाम करने के लिए बैठ गए हैं। सहजीतपुर में लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। दरअसल युवक की चाकू मारकर बीती रात हत्या कर दी गई थी। लोगों ने मोहम्मदपुर के पास में सड़क जाम कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सीतामढ़ी के एक निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मोतिहारी के पचपकड़ी का रहने वाले एक मरीज को निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर की लापरवाही से उसकी मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद सैकड़ों की तादाद में मरीज के परिजन अस्पताल में पहुंच गए, हंगामा करने लगे। हालात बिगड़ता देख मौके पर पुलिस को आना पड़ गया। नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचती है। लोगों को, जो आक्रोशित लोग थे, उनको किसी तरीके से शांत कराया जाता है और अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। पूरा एकदम छटपटाने लगा, बचा लो। फिर गए बस बुलाने, हम दौड़ के बुलाने गए तो ऊपर आया, रुक जाइए हम आ रहे थोड़ा। फिर आया, फिर दूसरा आदि को बोले स्टाफ, फिर दूसरा स्टाफ कोई बोले तो बोल रहा है नहीं नीचे वाला को बोले, नीचे वाला को बोले तो बोला मतलब पूरा भाड़ा टला रहा। हाँ पूरा भाड़ा टला रहा। फिर ऊपर वाला को बोले तो सब नहीं आया, तो लास्ट में पकड़ के हम लोग लास्ट सिया थोड़ा तो सब आया,
आया देखा होगा तो बोल रहा है कि चेकअप करवाने ले जाना होगा। कहाँ ले जाना हो? चेकअप वहाँ क्या तो नाम है उसका, शिशु रोग कोई डॉक्टर है, परवीन नाम है उसका। अच्छा। हाँ, नवजीवन डॉक्टर है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे लेगा। वहाँ गए तो हम लोग अभी कुछ नहीं, उसको कहे कि अभी चलिए साथ में, हम लोग को बोला भेजो, तब कहा नहीं आप लोग चलिए साथ में लेकर। और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव में हार पर बड़ा बयान दिया इन्होंने। बिहार विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद आरजेडी के भीतर असंतोष अब खुलकर सामने आने लग गया है। पार्टी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने टिकट बंटवारे को लेकर अपनी ही पार्टी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो खुलकर पार्टी नेतृत्व के फैसलों पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने दिनारा विधानसभा सीट का मुद्दा उठाया और ये कहा कि वो और विजय मंडल एक साथ विधायक रह चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब आखिरकार यादव समाज के उम्मीदवार को ही टिकट देना था तो फिर सिटिंग विधायक विजय मंडल का टिकट क्यों काटा गया। उन्होंने पूछा कि विजय मंडल में आखिर क्या कमी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने स्थानीय और मजबूत नेताओं को नजरअंदाज करके दूसरे जिलों से आए हुए नेताओं को टिकट दिया। भाई वीरेंद्र ने यहाँ पर कहा है कि पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो नाम के समाजवादी हैं और एक साथ 2-3 जिलों की राजनीति चलाते हैं। विजय मंडल जी, हम दोनों आदमी एक साथ एमएलए थे। जब जादव को ही टिकट देना था तो फिर विजय मंडल का टिकट क्यों कटा? क्या कारण था? विजय मंडल में क्या खामी थी? हम इनकी लड़ाई बहुत लड़े हैं अपने दल में कि नहीं कटना चाहिए था, और वो भी बाहर के लोग को टिकट दिया गया जो दूसरे जिला के लोग थे। कुछ ऐसे नेता हमारे यहाँ हैं जो नाम के समाजवादी हैं और 3 जिला चलाते हैं। न कहता है लोग कि ये जिला, ये रोहतास जिला जोतेलन। वैसे कुछ नेता हैं जो कैमूर भी जोतते हैं, रोहतास भी जोतते हैं, भोजपुर तो हम छोड़ा दिए, आज बक्सर जिला जोतते हैं। इसलिए वैसे लोग जब तक राजनीति में रहेंगे और उनके कहने पर टिकट मिलेगा तो कोई भी पार्टी का यही हश्र होगा जो अभी आज हमारे दल का हश्र हुआ है। नहीं बोलना चाहिए। चुनाव में हार को लेकर दिए अपने बयान पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र अभी भी कायम है। आरजेडी कार्यालय पहुंचे भाई वीरेंद्र ने यह कहा कि मैंने जो कहा सच कहा और उस बयान पर अभी भी कायम है। जिन लोगों को 3 जिला कैमूर, रोहतास और सासाराम की जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने टिकट बेचा जिसके कारण हार हुई। पार्टी को ये पता चलना चाहिए कि पार्टी के साथ गड़बड़ हुई है। मैं कोई बागी नहीं हूं, मैं जो कहता हूं सोच समझ कर कहता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो अब भी अपनी बात पर कायम है। 3 जिला एक व्यक्ति के जिम्मे था और तीनों जिला को बेच दिया गया, और किसने बेचा ये पार्टी का जांच का विषय है कि किन लोग को जिम्मेवारी दी गई थी। वो कैमूर, रोहतास और बक्सर जिला। बक्सर जिला से मात्र 1 सीट आया हमारा, उन लोग थे। जब हम कुछ भी विवाद बोलते हैं तो सोच समझकर बोलते हैं और सही बात बोलते हैं, और उस बात पर मैं अडिग रहता हूं। मैं बगावत नहीं कर रहा हूं, सच्चाई को मैं वहां श्रद्धांजलि सभा में कहा, क्योंकि ऐसे लीडर को लोगों ने बढ़ने नहीं दिया, और किन लोगों ने बढ़ने नहीं दिया वहां की जनता से जाकर पूछे। विधायक भाई वीरेंद्र के बयान से आरजेडी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लग गया है, जिस पर एनडीए नेताओं ने चुटकी लेनी शुरू कर दी है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने सफाई दी। सुनिए। वीरेंद्र जैसे अनुभवी नेता का अपनी ही पार्टी के फैसलों पर सवाल खड़ा करना यह आरजेडी के जो आंतरिक कला है उसको उजागर करता है, और यह भी दर्शाता है कि राजद ने टिकट वितरण प्रणाली में किस तरह के हथकंडे अपनाए थे। सही कार्यकर्ता को टिकट न देकर पैसे के बल पर वह टिकट दिया था, और भाई वीरेंद्र स्वयं कह रहे हैं कि इस कारण पार्टी की करारी हार हुई है। अब राजद को जवाब देना चाहिए कि वो लोग ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव में जो हार हुई है उसकी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव जी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अब तो उनके पार्टी के अंदर से भी वरिष्ठ नेताओं में से एक भाई वीरेंद्र जी ने भी सही कहा है कि पैसे के आधार पर टिकट बेचोगे तो कार्यकर्ता क्या करेगा, तो चुनाव में हार तो होगी। तो इसका मतलब साफ है कि राष्ट्रीय जनता दल पे जो आरोप लगता था कि
कि वो पैसे लेकर टिकट बेच रही है, तो ये साफ साबित हो गया है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अपने दल के तमाम उन जिलाध्यक्ष से लेकर करके प्रत्याशी तक से बातचीत कर करके हर विषयों पर समीक्षा कर रही है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और वरिष्ठ विधायक भी हैं। उन्होंने अगर ये कहा है कि विजय मंडल जी का टिकट नहीं कटनी चाहिए और बाहर लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर पार्टी गंभीरता से लेती भी है और उस पर देखेगी। नीट छात्रा मौत मामले में न्याय की उम्मीद लगाए लोगों के लिए एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए गठित एसआईटी के सौंपे गए अधूरे दस्तावेजों के कारण एम्स पटना की मेडिकल जांच प्रक्रिया बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के अभाव में विशेषज्ञों की टीम किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। एम्स पटना के फॉरेंसिक विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार ने यह बताया है कि संस्थान के निदेशक और अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है और ये जो टीम है पिछले एक सप्ताह से सक्रिय है, लेकिन जांच की रफ्तार तकनीकी कारणों से धीमी है। उन्होंने बताया कि मेडिकल जांच समय पर और दस्तावेजों पर आधारित होती है। अगर रिकॉर्ड देर से मिलता है तो रिव्यू में बाधा आती है। तो अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है जब तक सभी दस्तावेजों की जांच नहीं हो जाती। उन्होंने ये भी कहा कि एसआईटी की टीम दस्तावेज धीरे धीरे दे रही है। हमसे कोई प्रीमेच्योर स्टेटमेंट की उम्मीद न करें जी। हम जो भी मंतव्य देंगे सारे डॉक्यूमेंट को एग्जामिनेशन के बाद राइट फ्रॉम ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, राइट फ्रॉम पोस्टमार्टम रिपोर्ट, राइट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ द ये वीडियोग्राफ ऑफ द पोस्टमार्टम प्रोसीड्योर सर, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट, क्योंकि आधे अधूरे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कुछ भी बोलना वही हाल हो जाएगा जैसे अश्वस्थामा हतोहंते का हो गया था सर। अभी भी हमने एसआईटी को बोला है, बीच बीच में हम लोग जैसे जैसे एग्जामिनेशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट का, वैसे वैसे जिस जिस डॉक्यूमेंट की हमको जरूरत पड़ रही है एसआईटी को हम बार बार एसआईटी को बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट ला करके देते हैं सर। तो अभी भी पूरी डॉक्यूमेंट नहीं आ पाई है सर। सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाने के बाद जो है इस पे ओपिनियन दे पाएंगे। हाँ, अभी तक के डॉक्यूमेंट्स काफी हद तक आ चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं। मैं लगता है मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नीट छात्रा मौत के मामले में एसआईटी अभी तक एम्स के मेडिकल बोर्ड को कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं दे पाई है। हालांकि इस बीच एसआईटी ने डीजीपी को बेसिक रिपोर्ट सौंप दी है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिव्यू के लिए पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं मिले? क्या अभी तक एसआईटी ने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराए हैं? हालांकि अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। जांच लगभग पूरी हो चुकी है, अंतिम दौर में है। एम्स की रिपोर्ट आने में देर इसलिए हो रही है कि वो जो पैनल बना है सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों का, उसमें से एक डॉक्टर साहब अभी उपलब्ध नहीं थे और साथ में एफएसएल की टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट भी अभी तुरंत आई है। मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों के अंदर, चूंकि डॉक्टर साहब भी उपलब्ध हो गए हैं और रिपोर्ट भी उपलब्ध हो गई है, कुछ दिनों के अंदर जांच कंक्लूड हो जाएगी और सच्चाई सबके सामने आएगी। पुलिस और प्रशासन की तरफ से त्वरित कार्रवाई की गई है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, एसआईटी का गठन हुआ है, एम्स से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आनी है। हम एक बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि जो कोई भी इस घटना के पीछे हो बच नहीं सकता है। हर स्तर पर जांच हो रही और आने वाले समय में इस पूरे मामले का उद्भेदन होगा। हमारी बेटी के साथ कोई ऐसा कर दे और बच जाए, ये कतई संभव नहीं। एसआईटी का गठन तो हुआ है, लेकिन एसआईटी में जिन लोगों को शामिल किया गया है उस पर छात्रा के परिवार को विश्वास नहीं है। छात्रा के परिवार के लोग चाहते हैं कि इस मामले में सच और सच्चाई आए और आम आवाम की भी चाहत है कि सच और सच्चाई से लोगों को रूबरू कराया जाए। एसआईटी कोई कहानी गढ़ सकती है भैया, एसआईटी का गठन ही किया गया है इसके मुख्य आरोपी को पाक साफ बचा लेने के लिए। जो पूरा नेक्सस चल रहा है उस नेक्सस को पाक साफ बचा लेने के लिए, तो किसी न किसी निर्दोष की ही गर्दन पकड़ेगी ना एसआईटी। तो डायरेक्टर साहब ज्यादा कागज वागज मत मांगिए, चल जाइएगा अंदर।
पटना में सरस्वती पूजा के मौके पर राजनीति का एक अलग रंग देखने को मिला। सरस्वती पूजा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे तो माहौल उत्सवमय हो गया, लेकिन उससे पहले उनके बेटे निशांत कुमार की मौजूदगी ने सियासी चर्चा को एक बार फिर से हवा दे दी। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार के पीठ पर हाथ फेरते हुए उनसे राजनीति में आने का इशारा किया। उन्होंने कहा कि अब मान जाइए और राजनीति में आ जाइए। हालांकि इस पर निशांत कुमार ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, मुस्कुराए और शांत रहे। किसी भी तरीके की राजनीतिक प्रतिक्रिया देने से बचते हुए नजर आए। राजनीतिक गलियारे में देखिए लंबे समय से चर्चा ये होती रही है कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगे या नहीं। हालांकि इससे पहले देखिए ललन सिंह ने साफ शब्दों में ये कहा था कि निशांत कुमार की राजनीति में आने या न आने का फैसला कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही लेंगे। नीति और यहाँ पर निशांत कुमार ही ये फैसला कर सकते हैं, लेकिन कल के वाकये के बाद में अब ये साफ हो गया है कि निशांत कुमार के राजनीति में आने का फैसला खुद निशांत कुमार करने वाले हैं। बोल दीजिए किसान बोल दीजिए किसान राजनीति में आने पर अब निशांत खुद फैसला लेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर भी जारी है। सुनिए। निशांत जी पढ़े लिखे, सरल, सौम्य और संस्कारवान हैं। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो सक्रिय राजनीति में आए। अब उन्हें और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मिलकर ये तय करना है कि आगे वो राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे। निशांत कुमार युवा हैं, शिक्षित हैं और उनमें क्षमता है। अगर भविष्य में वे सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो बिहार को उसका लाभ मिलेगा। ललन सिंह जी का बयान भावनात्मक संदर्भ में आया हुआ लगता है। भाजपा का मानना है कि राजनीति में प्रवेश पूरी तरह व्यक्तिगत निर्णय होता है। अंतिम फैसला निशांत कुमार को स्वयं करना है और सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। सरस्वती पूजा के दौरान वह अपने सुपुत्र को लेकर के विभिन्न पूजा पंडालों में गए और उन्होंने अपने सुपुत्र की चर्चा राजनीति में पदार्पण से पहले माहौल बनाने के लिए जो की है वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब नीतीश जी समाजवाद से परिवारवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता दल यू के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि निशांत कुमार की राजनीति में स्वीकार्यता बढ़ जाए। जदयू के एक सीनियर लीडर को केंद्र में मंत्री बनना था तो उन्होंने निशांत कुमार जी को तकरीबन 2 करोड़ का फ्लैट गिफ्ट किया और वो मंत्री बन गए। और वो चाह रहे हैं कि निशांत जी राजनीति में बस ऐसे ही आ जाएं। भाई देखिए, गिफ्ट की कीमत देखिए, कितना आप दे सकते हैं उनको राजनीति में लाने के लिए। अरे ये सब सौदा पटा लीजिए, वो राजनीति में तो आएंगे ही, प्रोफेशनल फी तो ले लें। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।